जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। आज की ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है सर? क्योंकि आज के इस क्लास में पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का, उसका इस क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में पढ़ना क्या होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें पढ़ना होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक। ठीक है, जो मैंने माइनर को कुरिकुलर कोर्स का ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का दिया था, उसमें भी मैंने पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको भी मैंने रखा था। ठीक है, तो आपके चैनल पे जा करके अगर आपका एग्जाम है को कुरिकुलर कोर्स का, तो जा करके आप उस क्लास को भी अटेंड जरूर करिएगा। ठीक है ना। बाकी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है 10 जून 2026 को होगा, और माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय में आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जून 2026 को होने वाला है। बाकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का डेट मुझे नहीं पता है, तो जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है, बाकी ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। ये जो क्लास है आपका मॉडल पेपर 2028 एग्जाम, 2029 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की? तो उदयन ने की थी। ठीक है ना। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उदयन ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, अब जो मैं की पॉइंट यहाँ पर दे रहा हूँ इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, हर्यक वंश के शासक उदयन, ठीक है ना, उदयन किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, ठीक है, शहर की स्थापना की और राजधानी को राजगिरी से वहाँ स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, किताब में से भी याद कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने बहुत सारी क्लासेस कराए रखे हैं, जितने भी क्लासेस कराए हैं मैंने आपको बताए हैं, तो सारे क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 100% आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखें, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछता है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किस वंश के राजा किस राजा के शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति? कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, अब पूछता है अजातशत्रु। अच्छा, इनके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, इनके काल में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। आपके एग्जाम में पूछता है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने की है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। बाकी इसमें जो वाणभट्ट हैं, विशाखदत्त हैं, मेगस्थनीज हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको लोगों को पढ़ लेना चाहिए। देखें, वाणभट्ट इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है हर्षचरित, बहुत ही फेमस रचना है वाणभट्ट की, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, पूछता है कादम्बरी किसकी रचना है? वाणभट्ट की रचना है। ठीक है।
आपके एग्जाम में पूछता है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है। इंडिका पुस्तक बहुत ही फेमस है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है इसमें आपसे। चलिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के शिलालेख हैं इनको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछता है अशोक के जो शिलालेख है जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, किस सन में पढ़ा था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ब्रिटिश पुरातात्विक और भाषाविद जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के ब्रह्मी लिपि में लिखे शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक का जो ब्रह्मी लिपि में जो शिलालेख था इसको कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। याद हो गया ना ये चीज़? ये एग्जाम में कई बार आपके पूछ चुका है। ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है। और इसमें जो मैक्स मूलर हैं ये एक प्रसिद्ध जर्मन भाषाविद थे। ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि बिंदुसार को यूनानियों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो जो बिंदुसार थे इनको यूनानियों के द्वारा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। अब यहाँ पर की पॉइंट भी देख लेंगे। देखिए हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। आपके एग्जाम में पूछता है कि हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है ना। और मंत्री भी थे। जो हरिसेन थे इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा इसमें जो कालिदास हैं तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। जो वाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और जो रवि कीर्ति थे इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख लिखा था। आपके एग्जाम में पूछता है एहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। एहोल अभिलेख में किसकी व्याख्या है? पुलकेशिन द्वितीय की व्याख्या है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया? तो ह्वेनसांग भारत में आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब की पॉइंट को भी देख लीजिएगा। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के आपके एग्जाम में पूछता है ना, ये फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं होती थी इन्हें दिनार कहा जाता था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है। क्लियर हुआ। अब पढ़ क्या होता है, कारसा पढ़ क्या होता है और निष्क क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है निष्क क्या होता है। ठीक है। तो इनके बारे में भी जानना अनिवार्य है। देखें पढ़ क्या होता है तो पढ़ यह मौर्य काल का चांदी का मुख्य सिक्का था। ठीक है। और कारसा पढ़ क्या था तो यह प्राचीन भारत का एक प्रचलित तांबे या चांदी का सिक्का था। निष्क क्या होता था तो यह वैदिक काल में सोने के आभूषण या मुद्रा को निष्क कहा जाता था। ठीक है ना। निष्क के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है आपसे कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? ठीक है ना। हर्षचरित को लिखा गया है वाणभट्ट के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि थानेश्वर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? थानेश्वर को अपनी राजधानी बनवाया गया था प्रभाकर वर्धन के द्वारा, है ना। थानेश्वर को राजधानी किसने बनाया था? प्रभाकर वर्धन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। देखें प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे जो थे, बड़े बेटे यानी उनके पुत्र, तो राज्यवर्धन ने भी थानेश्वर से ही शासन किया। लेकिन उनके छोटे पुत्र
हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा है कि शशांक किस क्षेत्र का शासक था? इन चारों में से जो शशांक है वो गौड़ या फिर बंगाल क्षेत्र का शासक था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का शासक कौन था? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का शासक, है ना, तो मगध के शासक थे बिंबिसार। ठीक है ना, क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उनका नाम था धनानंद या फिर घनानंद, लिख करके देता है तो दोनों याद रखिएगा। सी आप यहाँ पर धनानंद घनानंद दोनों लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है धनानंद थे। ठीक है ना, नंद वंश के अंतिम शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया धनानंद थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब क्वेश्चन में पूछता है शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किसे हटा करके की थी या फिर किससे युद्ध करके, इस तरीके से पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को पद से हटा करके शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कालाशोक इस वंश का अगला प्रतापी राजा था। यानी शिशुनाग वंश का प्रतापी राजा कौन था? कालाशोक। इसके बारे में आगे आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, जबकि बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो जो सम्राट अशोक थे ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इनका शिलालेखों में, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी लिपि का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किस विभाग का अधिकारी था? तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता होता था यह राजस्व, ठीक है ना, राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 7 वर्गों में बांटा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में दक्षिण भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में दक्षिण भारत में, ठीक है, तक्षशिला विद्रोह हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि मौर्य काल में सीताध्यक्ष किसका अधिकारी था? तो जो सीता अध्यक्ष होते थे मौर्य काल में ये कृषि विभाग के अधिकारी होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। यहाँ आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग की पॉइंट पढ़ लेंगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। वह इस वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अच्छा, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है।
किस पुस्तक में कहा था, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों और अदम्य साहस के कारण अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, विसेंट स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, और इसी पुस्तक में इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि किस विजय के बाद धारण की थी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, किस विजय के बाद धारण की थी, तो शक विजय के बाद इन्होंने, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग की पॉइंट पढ़ लीजिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों का समूल नाश किया। ठीक है ना। अच्छा, इस ऐतिहासिक शक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के रुपये जारी किए। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है की पॉइंट, यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया। अभी ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 पूछा गया कि गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि यानी जो जमीन है, कर यानी टैक्स, है ना, तो जो भूमि टैक्स होता था गुप्त काल में, इसे भाग कहा जाता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि कर यानी जो लैंड टैक्स होता था, इसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ की पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, गुप्त काल में राजा को भूमि के उत्पादन से मिलने वाले 6वें हिस्से यानी 1/6 भाग को राजकीय कर के रूप में दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछता है कि गुप्त काल में राजा को, ठीक है, भूमि उत्पादन का कौन सा कर दिया जाता था, तो 1/6 भाग दिया जाता था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे। तो जो कालिदास थे, ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी पहले कहाँ थी। जो हर्षवर्धन है, इनकी राजधानी पहले थानेश्वर थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, अब यहाँ की पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, हर्षवर्धन प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर यानी वर्तमान समय में हरियाणा थी। बाद में बहन राज्यश्री के राज्य यानी जो कन्नौज था, यहाँ इसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। कन्नौज कहाँ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया हर्षवर्धन ने कौन सा धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में आयोजित किया था। तो हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ, प्रयाग में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इसमें की पॉइंट पढ़ लीजिए। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग यानी संगम तट पर महामोक्ष परिषद नामक एक विशाल सभा का आयोजन करते थे, जहां वे अपना सर्वस्व दान कर देते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था। तो राज्य जो श्री थी, इनका विवाह ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, देखिए, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन यानी गृहवर्मन के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन को किसने हराया, कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा, जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो जानकारी है वो ऐहोल शिलालेख में मिलती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो उसकी जो जानकारी है वो किस शिलालेख में मिलती है, ऐहोल अभिलेख में मिलती है या फिर ऐहोल शिलालेख में मिलती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है कि हर्ष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है। तो देखें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों नाटक जो हैं ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिका नहीं लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ आपको याद रखना है हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। जबकि जो मृच्छकटिकम है इसके लेखक कौन है, महाकवि शूद्रक। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा है मृच्छकटिकम की रचना किसने की, शूद्रक ने। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखें मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी। मौखरी वंश की जो राजधानी है ये कन्नौज थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 36, इसमें पूछा है कि वार्ड भट्ट किसकी सभा के कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो वार्ड भट्ट हैं ये किसकी सभा के कवि थे। तो ये हर्षवर्धन के सभा के कवि थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे देखेंगे, देखिए महाकवि वार्ड भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है हर्षचरित किसने लिखा है, वार्ड भट्ट ने लिखा है। कादम्बरी किसने लिखा है, वार्ड भट्ट ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था। जब सिकंदर महान ने, ठीक है, आक्रमण किया था तो उस समय जो मगध पर शासन था धनानंद का था। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया। तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, क्यों की थी तो ध्यान रखिएगा। सेलुकस निकेटर कौन था, सिकंदर महान का सेनापति था सेलुकस निकेटर। ठीक है, जब यह युद्ध में पराजित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो संधि के तहत अपनी पुत्री हेलेना यानी कार्नेलिया का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि हेलेना या फिर कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है कि किस मौर्य शासक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका भेजा था सम्राट अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखें यहाँ सूची 1 दिया है शासक और सूची 2 दिया है यहाँ पर उपाधि या फिर तथ्य। तो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यहाँ हम लोग लिखते चलेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, तो ए का यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ पर लिख लेंगे बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है या फिर किस उपाधि इन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, बी का। अब सी में दिया है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किससे संबंधित हैं, तो जो सम्राट अशोक थे इन्होंने, सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी कहा जाता है, तो बिल्कुल सी का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। और डी का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। हर्षवर्धन शिलादित्य की उपाधि या फिर शिलादित्य से संबंधित है, डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें देखें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 उसके उत्तर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है, यहाँ ग्रंथ का नाम दिया है सूची 1 में और सूची 2 में लेखक का नाम दिया है, और पूछा क्या है, हर्षचरित। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हर्षचरित के लेखक कौन है, वार्ड भट्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ ए का हो जाएगा दूसरा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, इंडिका पुस्तक को अभी लिखा गया है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। ठीक है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है, तो सी का हो जाएगा चौथा। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है, तो डी का हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1
4 3 ये किस में दिया गया है? 2 1 4 और 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है, पाँचों को देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 उत्तर भी मिलेंगे एक साथ, ठीक है। देखिए सूची 1 में वंश दिया है और सूची 2 में राजधानी का नाम दिया है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी बताइए आप। अब अभी आपने पढ़ा है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा दूसरा। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? गुप्त वंश की राजधानी थी आपकी, ठीक है, पाटलिपुत्र, इसकी भी राजधानी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का तीसरा, ठीक है। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की जो राजधानी है यह कन्नौज या फिर थानेश्वर थी, ठीक है। सी का ऑप्शन हो जाएगा चौथा। मौखरी वंश तो कन्नौज से संबंधित या फिर कन्नौज इसकी राजधानी थी मौखरी वंश की, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1 किस में दिया है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। विदेशी यात्री और शासक के काल में आया, है ना। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फायान है ये आता है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो दूसरा हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो हैनसांग है यह आपका आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये हो जाएगा पहला बी का, ठीक है। अब बचा है सी वाला। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो मेगास्थनीज था ये आपका आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा। जो इत्सिंग है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो ये डी का हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो 2 1 3 और 4, 2 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है शासक का नाम दिया है और संबंधित घटना का नाम दिया गया है। बिंबिसार किस घटना से संबंधित हैं या फिर व्यक्ति या फिर घटना का नाम दिया है? तो जो बिंबिसार हैं ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं यह आपके धनानंद को हराए थे। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। सम्राट अशोक, तो जो सम्राट अशोक थे यह कलिंग का युद्ध लड़े थे और इसी के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। सी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। ग्रहवर्मन राजश्री का पति था, ठीक है। तो ये डी का हो जाएगा चौथा। तो 2 1 3 और 4, 2 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा गया है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ क्या है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ है नैतिक आचरण और कर्तव्य। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज लिखा है। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्र की हत्या की थी, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 है कि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य किस व्याकरण ग्रंथ का टीका है? महाभाष्य किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये व्याकरण ग्रंथ का टीका किसका टीका है? तो अष्टाध्यायी का टीका है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भरहुत स्तूप का निर्माण किसके काल में प्रारंभ हुआ? यहाँ प्रारंभ की बात कर रहा है तो शुंग वंश में भरहुत स्तूप, ठीक है, शुंग वंश में प्रारंभ होता है और ये पूरा होता है मौर्य काल में, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में पूरा हुआ? मौर्य के शासनकाल में। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव, ठीक है ना, वासुदेव। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 53। इसमें आपसे पूछा गया है विदिशा को अपनी राजधानी किस शुंग शासक ने बनाया? विदिशा को अपनी राजधानी अग्निमित्र ने बनाया था।
बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, विदिशा को अपनी राजधानी किस शुंग शासक ने बनवाया था? अग्निमित्र। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलिंद पंथो ग्रंथ में किस इंडो ग्रीक शासक और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है? तो मिनांडर या फिर मिलिंद में, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है खारवेल किस वंश का शासक था? तो जो खारवेल था यह चेदी या फिर महामेघवाहन वंश का शासक था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है हेलियोडोरस स्तंभ लेख किस स्थान पर मिला है? हेलियोडोरस स्तंभ लेख ये आपका मिला है बेसनगर या फिर विदिशा में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? जो गुप्त वंश की शुरुआत है यह 319 से 320 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है ना। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो 319 से 320 ईस्वी में मानी जाती है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है कि कुमारामात्य गुप्त काल में किस अधिकारी को कहा जाता था? है ना, कुमारामात्य गुप्त काल में किस अधिकारी को कहा जाता था? तो यह राजकुमारों का शिक्षक या उच्च अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था गुप्त काल में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मेहरौली लौह स्तंभ पर किसका अभिलेख है? मेहरौली लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस नगर को पाप का नगर कहा था? है ना, पाप का नगर, चीनी यात्री फाहियान किसको कहा था? मथुरा को पाप का नगर कहा था चीनी यात्री फाहियान ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्कंदगुप्त ने हुड़ों को किस युद्ध में पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था प्रथम हुड़ युद्ध में हुड़ों को, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गुप्त काल में उपरीक किस प्रांत का अधिकारी था? जो उपरीक होते थे गुप्त काल में यह भुक्ति या फिर प्रांत के अधिकारी होते थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है एरड़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो जो आपका एरड़ अभिलेख है ये भानुगुप्त शासक से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो जो नवरत्न है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ? चले, है ना। 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भानुगुप्त बिल्कुल। 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तोरमाड़ क्या कर रहा है? तोरमाड़ किस वंश का शासक था? तो जो तोरमाड़ है यह हुड़ वंश का शासक था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि यशोधर्मन, यहाँ यशोधर्मन लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, यशोधर्मन ने मिहिर कुल को किस स्थान पर हराया? तो यशोधर्मन ने मिहिर कुल को सोंधनी या फिर मंदसौर में हराया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बालादित्य किस वंश का शासक था जिसने मिहिर कुल को बंदी बनाया? तो यह गुप्त वंश का शासक था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है नासिक अभिलेख किसने जारी किया था? नासिक अभिलेख जारी किया जाता है गौतमी बलश्री के द्वारा, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहन थे इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है गाथा सप्तशती के रचयिता कौन थे? गाथा सप्तशती के रचयिता हाल थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ माता का नाम क्यों जोड़ा? माता का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि ये मातृवंशी परंपरा के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया कि अमरावती स्तूप का निर्माण किस वंश ने कराया?
अमरावती स्तूप का निर्माण कराया जाता है सातवाहन वंश के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है कि वाशिष्ठ है ना, वाशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने किस शक शासक को 2 बार हराया? तो यह हराया था रुद्रदामन प्रथम को 2 बार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में पाषंड शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? पाषंड शब्द का जो प्रयोग है यह सभी धार्मिक संप्रदाय के लिए प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया? सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र की, ठीक है, धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त किया था धम्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है ना? पशु बलि की निंदा की गई है किस अभिलेख में? अशोक के। तो ये प्रथम शिलालेख में की गई है पशु बलि की निंदा सम्राट अशोक के शिलालेख में, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सारनाथ स्तंभ पर कौन से 4 पशु अंकित हैं? सारनाथ स्तंभ पर शेर, घोड़ा, बैल और हाथी, ठीक है, 4 पशु अंकित है सारनाथ स्तंभ पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? सम्राट अशोक ने तीसरी जो बौद्ध संगीति है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81। इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में किस विदेशी राजा का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है एंटीयोकस द्वितीय का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें की पॉइंट पढ़ लेंगे कि सम्राट अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में 5 यमन यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें सीरिया के राजा एंटीयोकस द्वितीय, थियोस प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक के कितने लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कितने लघु शिलालेख प्राप्त हैं? तो 17 लघु शिलालेख प्राप्त हैं सम्राट अशोक के। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब की पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। क्या? देखिए सम्राट अशोक के मुख्य शिलालेखों को 14 बृहद शिलालेख और 17 लघु शिलालेख में वर्गीकृत किया जाता है। ये शिलालेख भारत के विभिन्न स्थानों जैसे मास्की, रूपनाथ और गुर्जरा, अहरौरा आदि से मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? कविराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 83 का। चलिए प्रश्न नंबर 84 आपसे पूछा गया कि गुप्त काल में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? अग्रहार भूमि दी जाती थी गुप्त काल में ब्राह्मणों को। बी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी अग्रहार भूमि क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे गुप्त काल में धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों को मंदिरों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहत संहिता के रचयिता कौन थे? बृहत संहिता लिखी गई है वराह मिहिर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें वराह मिहिर गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम लिखी थी। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? बृहत संहिता पूछा है, पंच सिद्धांतिका पूछता है, वराह मिहिर ने लिखा है। आर्यभट्टयम किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त काल में श्रेणी क्या थी? गुप्त काल में जो श्रेणी होता है यह व्यापारियों और शिल्पियों का संघ होता था। बी ऑप्शन आपका राइट है 86 का। चलिए प्रश्न नंबर 87 आपसे पूछा गया है कि आर्यभट्टयम ग्रंथ का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वह गणित एवं खगोल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा रचित नाटक कौन सा है? शूद्रक द्वारा लिखा गया है कौन? मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बाकी मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विष्टि क्या था? जो गुप्त काल है विष्टि बेगार या फिर अनिवार्य श्रम को विष्टि कहा जाता था गुप्त काल में, ठीक है। चले
यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुप्त काल में राज्य या फिर राजा द्वारा प्रजा से बिना पारिश्रमिक यानी बिना पैसे दिए कराए जाने वाले जबरन या अनिवार्य श्रम को बिष्टी या फिर बेगार कहा जाता था, जो एक प्रकार का कर माना जाता था यानी टैक्स माना जाता था। हमारे यहाँ बेगार को क्या कहा जाता है? बेगारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखें। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहद कथा के रचयिता कौन थे? बृहद कथा लिखा गया था गुणाढ्य के द्वारा, है ना। गुणाढ्य के द्वारा बृहद कथा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद कथा की रचना गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत भाषा में की थी। वे सातवाहन राजा हाल के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, कुल मैंने आपको बता दी। अच्छा, जो हाल थे इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी थी। जो सर्ववर्मन थे इन्होंने काततंत्र व्याकरण लिखा था। और जो वात्स्यायन थे इन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहनों के सिक्कों पर मुख्यतः किसकी आकृति मिलती है? सातवाहनों के सिक्कों पर जहाज की आकृति मिलती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। केवल जहाज ही नहीं और भी चीज़ों का मिलता है। देखिए, सातवाहन मुद्राओं पर विभिन्न प्रतीक अंकित हैं, जैसे वृषभ यानी बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, पर्वत, पेड़, चक्र, स्वास्तिक और जहाज। जहाज क्यों इम्पोर्टेंट है सर? तो जहाज की आकृति सातवाहन सिक्कों का एक विशेष और प्रमुख प्रतीक है, जो उनके समुद्री व्यापार और पश्चिमी तट के बंदरगाहों जैसे भड़ौस, बेरिगाजा पर उनके अधिकार का संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है कि जुन्नार अभिलेख किस सातवाहन शासक से संबंधित है? जुन्नार अभिलेख वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी किससे संबंधित है या फिर इनके पिताजी कौन थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो वाशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी एक सातवाहन सम्राट थे, जो सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद वर्ष 132 ईस्वी में वह सातवाहन वंश का राजा बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सातवाहनों की प्रशासनिक इकाई आहार किसके समान थी? विषय या फिर जिला के समान थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है अजंता की गुफाएं का निर्माण कार्य किस वंश ने प्रारंभ करवाया था? अजंता की गुफा है ना, इसका निर्माण कार्य किस वंश ने करवाया था? सातवाहन वंश ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए, महाराष्ट्र पर्यटन के अनुसार अजंता की गुफाओं के निर्माण का पहला चरण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सातवाहन वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। बाद में गुप्त और वाकाटक वंश के समय इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वाकाटक वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? वाकाटक वंश की सबसे जो प्रसिद्ध शाखा थी वह आपका नंद, ठीक है, नंदीवर्धन शाखा थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि प्रवरसेन प्रथम ने कौन सा यज्ञ किया? प्रवरसेन प्रथम ने यज्ञ किया था 4 अश्वमेध यज्ञ। सी ऑप्शन राइट है 97 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावती गुप्ता किस गुप्त शासक की पुत्री थी? प्रभावती गुप्ता है, प्रभावती लिखा है ना। कोई बात नहीं, देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रभावती गुप्ता जो थी वो किस गुप्त शासक की पुत्री थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है वाकाटकों के समय अजंता की किन गुफाओं का निर्माण हुआ? तो गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 का निर्माण हुआ था। जो वाकाटक राजवंश था इनके समय में अजंता गुफाओं में गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 का निर्माण, है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वाकाटक काल विशेषकर राजा हरिसेन और उनके मंत्री वाराह देव के समय में अजंता की गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 का उत्खनन और प्रसिद्ध भित्ति चित्र यानी पेंटिंग्स का निर्माण हुआ था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अजंता के किस गुफा संख्या में भित्ति चित्रों का उपयोग किया गया है? तो गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेतुबंध काव्य की रचना किसने की? सेतुबंध काव्य की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर, तोरमाड़ के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो जो तोरमाड़ के सिक्के हैं एरण से मिले हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है मिहिर कुल को किसने पराजित कर बंदी बनाया था। मिहिर कुल को, ठीक है, बालादित्य यानी नरसिंह गुप्त बालादित्य दोनों ने पराजित करके बंदी बनाया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख किस विजय का उल्लेख करता है। तो हूणों पर विजय का उल्लेख करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 104 पूछा गया है कि शक वंश का संस्थापक भारत में कौन था। शक वंश का संस्थापक भारत में माउस या फिर मौगा थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 105 नंबर पूछा गया है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। ठीक है ना, क्लियर हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 106 नंबर है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मौखरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। मौखरी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो हरिवर्मन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को परिशिष्ट मंडल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं। यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा ये अभी याद रखिएगा 1028 ऋग्वेद सूक्तों यानी, अच्छा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है। सूक्त को भजन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में किसका वर्णन है। अथर्ववेद में वर्णन पूछा है तो जादू टोना औषधि रोग निवारक का जो वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। उपनिषद के बारे में पूछा है तो देखें बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका, ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 114, इसमें पूछा गया सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रासतरंगिणी के लेखक कौन है। रासतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर है कि एरण अभिलेख किससे संबंधित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त और सती प्रथा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है। सबसे प्रामाणिक स्रोत है साहित्यिक प्लस पुरातात्विक दोनों। ठीक है ना, दोनों है तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाड़े घाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है। नाड़े घाट जो अभिलेख है सातवाहन वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपत्रों पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं। ताम्रपत्र पर लिखे गए लेखों को ताम्रलेख या फिर ताम्रपत्र अभिलेख कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अयस शब्द का अर्थ ऋग्वेद में क्या है। अयस शब्द का अर्थ ऋग्वेद में तांबा या फिर कांसा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। ऋग्वेद काल में प्रारंभिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे अयस शब्द का प्रयोग तांबे या फिर कांसे जैसी धातुओं के लिए किया करते थे। उत्तर वैदिक काल यानी अथर्ववेद और यजुर्वेद में जब लोहे की खोज हुई तब लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 122 नंबर है
कि पंच महायज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में है। पंच महायज्ञ का जो उल्लेख है यह आपके शतपथ ब्राह्मण में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ देखिएगा, गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य 5 महायज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य या फिर अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। इन सब का सबसे पहला और विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। बाद में इसका उल्लेख मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में भी किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सबसे या फिर औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो यह आपका है, ठीक है, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर है कि वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख किस मंडल के पुरुष सूक्त में है। तो यह आपके किस में है बताइए सभी लोग। बिल्कुल दशम मंडल में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो बोगज कोई अभिलेख में, ठीक है, इसमें आपका उल्लेख है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। ए ऑप्शन आपका राइट है 125 का। अगला क्वेश्चन 126 नंबर पूछा गया है, पत्थर पर खुदे लेखों को क्या कहा जाता है ना। पत्थर पर जो लेख खुदे होते हैं इनको अभिलेख कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भोजपत्र पर लिखी गई हस्तलिखित पुस्तकें कहलाती हैं। भोजपत्र पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है पांडुलिपि। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किस ग्रंथ को कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है रास तरंगिणी को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 128 का। रास तरंगिणी को किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है ना। देखिए रास तरंगिणी की रचना किसने की है, तो कल्हड़ ने की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति की हत्या किसने की थी। ठीक है ना। तो इनके पति की हत्या बताइए। बिल्कुल देवगुप्त ने की थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था, राजश्री। ठीक है। इनके पति की हत्या किसने की थी, देवगुप्त ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 131 की हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक कौन सा नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखिए रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इनकी रचना है। कादम्बरी इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर पूछा गया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल को कैसा बताया। तो हर्ष के शासनकाल को न्यायप्रिय और प्रजावत्सल बताया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 133 नंबर है कि हर्षवर्धन ने अपना राजकोष कितने भागों में बांटा था। हर्षवर्धन ने अपना राजकोष बांटा था 4 भागों में। सी ऑप्शन आपका राइट है 133 का। चलिए प्रश्न नंबर 134 पूछा गया है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी किन 3 वेदों को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। की पॉइंट देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रारंभिक 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सामूहिक या फिर समूह को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठना। बी ऑप्शन आपका राइट है 136 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितने उपनिषद माने जाते हैं। कुल आपके टोटल 108 उपनिषद माने जाते हैं। 137 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं। वेदांग हमारे 6 हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर है कि रामायण को आदि काव्य क्यों कहा जाता है। तो संस्कृत का प्रथम काव्य ग्रंथ के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने के कारण रामायण को आदि काव्य, ठीक है, आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्लियर हो गया सारे डाउट।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 142 नंबर है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता है, भारत संहिता और सत साहस्री संहिता भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 146, इसमें पूछा गया है, अवंती महाजनपद के शासक चंडप्रद्योत किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध, इन दोनों के, है ना। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, वज्जी संघ में कितने कुलीन वंश शामिल थे? ठीक है, पूछ रहा है वज्जी संघ में कितने कुलीन वंश शामिल थे? इसमें 8 कुलीन वंश शामिल थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर, ठीक है, 149, देखें पूछा गया है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित था? तो कौशल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पाटलिग्राम और कुसुमपुर दोनों था। तो डी ऑप्शन राइट है, बी और सी दोनों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, चेदी महाजनपद की राजधानी सोथीवती वर्तमान में कहाँ है? तो यह आपका वर्तमान में स्थित है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 156 पूछा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किस ग्रंथ को कहा जाता है? रास्तरंगेड़ी को कहा जाता है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका कादम्बरी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके दोहरा दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वज्जी संघ में कितने कुलीन वंश शामिल थे? 8। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, ठीक है, तो पाटलिग्राम और कुसुमपुर। ठीक है ना, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 160 का। अच्छा, आप लोग एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा 7607574584। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। और एक मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।